हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लिंगजन। इस चैप्टर का कुछ पार्ट हम पहले कर चुके हैं। जो हम कर चुके हैं जरा देखिए कि कौन सा टॉपिक हमने किया है अभी तक। टॉपिक का नाम नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं उसका विकास। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने छोटे छोटे टॉपिक्स किए थे, जिसमें पहला था जिसका नाम था पुंकेसर। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक था उसका नाम था परागकोश। उसके बाद अगला जो टॉपिक था उसका नाम था लघु बीजाणुधानी की संरचना। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था उसका नाम था लघु बीजाणु या पराग कण का निर्माण, जो कि जिस विधि से होता है उस विधि को भी हमने पढ़ा था, लघु बीजाणु जनन। नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था लघु बीजाणु या पराग कण की संरचना। अगला जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। और लास्ट टॉपिक जो कर चुके हैं उसका नाम था नर युग्मकों का निर्माण। हम इतने टॉपिक आपके कवर कर चुके हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आज की जो वीडियो बना रहा हूं, तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वीडियो की मैं लिंक डाल दूंगा। आप प्लीज वहां जाकर इन सभी वीडियोज को देख लीजिए। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। तो आज का टॉपिक देखिए वो क्या है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं उसका विकास या परिवर्धन। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत छोटे छोटे जो टॉपिक है उनको हम समझेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले मैंने आपको पुष्प की संरचना करवाई थी, जरा एक बार थोड़ा सा देखना उसको। पुष्प की संरचना में आपको ये सारे पार्ट बताए गए थे। देखिए पुष्प का जो ये भाग है इसका नाम बताया गया जिसको बोला जाता है पुष्पवृंत। फूली हुई संरचना जिसे बोला जाता है पुष्पासन। नेस इधर जो होती हैं वो हरी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कहा गया बाह्य दल पुंज। नेस इनको कहा जाता है, चूंकि ये कलरफुल संरचनाएं होती हैं इन्हें बोला गया दल पुंज। नेस इस संरचना को जो कि नर जननांग होता है उसे बोला गया पुमंग, और जो मादा जननांग संरचना होती है उसे बोला गया जायंग। साथ ही साथ आपको बताया था बाह्य दल पुंज की प्रत्येक यूनिट को कहा जाता है बाह्य दल, यानी कि बाह्य दल पुंज बहुत सारे बाह्य दल से मिलकर बना होता है। वैसे ही दलपुंज की प्रत्येक यूनिट को बोला जाता है दल, तो वैसे ही पुमंग की प्रत्येक यूनिट को बोला जाता है पुंकेसर। नेस और उसी तरीके से जायंग की प्रत्येक यूनिट को बोला जाता है अंडक या स्त्री केसर। कहने का मीनिंग यह है बाह्य दल से मिलकर बाह्य दल पुंज, दल से मिलकर दल पुंज, पुंकेसरों से मिलकर बनती संरचना पुमंग, वैसे ही अंडक से मिलकर बनी हुई संरचना जो होती है जायंग। अब आइए जरा इधर देखिए, आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर उसका नाम है अंडक या स्त्री केसर, या इसी का एक नाम और होता है जिसे बोला जाता है गुरु बीजाणु पर्ण। इनके इंग्लिश नाम, इसका जो नाम होता है उसे कहते हैं कार्पल। नेक्स्ट इसका नाम इंग्लिश में होता है पिस्टिल।
नेक्स्ट इसका नाम होता है मेगा स्पोरो फिल। देख ली बेटा, अंडप स्त्रीकेसर तो नाम आप जान चुके हो। नेक्स्ट ये जो गुरु बीजाणु पर्ण लिखा है वो क्यों लिखा है, तो आपको पहली ही क्लास में बताया गया था कि पुंकेसर के परागकोश के अंदर लघु बीजाणु बनते हैं, तो इसे बोला गया लघु बीजाणु पर्ण। पर्ण यानी कि पत्ती। और ये भी आपको बता चुके हैं कि बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायंग कुछ और नहीं, पत्ती का ही रूपांतरण है। तो पुंकेसर के अंदर लघु बीजाणु बनते हैं, इसलिए इसको बोला लघु बीजाणु पर्ण। वैसे ही अंडप या स्त्रीकेसर के अंदर भी गुरु बीजाणु बनते हैं, इसलिए इस पत्ती को क्या बोल दिया, गुरु बीजाणु पर्ण। नेक्स्ट अब संरचना देखिए। अंडप आवृत बीजी पौधों में मादा जन्नांग के रूप में, मादा जन्नांग के रूप में पुष्प में जो संरचना पाई जाती है उसे कहा जाता है जायांग। इंग्लिश में उसको बोलते हैं गाइनोसियम। क्लियर बेटा। और जायांग जो होता है वो एक या एक से अधिक, एक या फिर एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। अगर एक अंडक से मिलकर बना हुआ है तो ऐसे जायांग को एक अंडपी जायांग कहा जाता है, और यदि एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना हुआ है तो ऐसे जायांग को हम बहु अंडपी जायांग कहते हैं। नेक्स्ट फिर सीखिए कि जिन पौधों में एक से ज्यादा अंडक पाए जाते हैं जिसे बोला गया है बहुअंडपी, तो ये अंडक आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं, तो इसे बोला जाता है युक्तांडपी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिनकार्पस। नेक्स्ट अगर अंडक आपस में एक दूसरे से पृथक है तो इसे बोला जाता है वियुक्तांडपी, एपोकार्पस। यहां तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे देखिए बेटा, देखो बेटा, प्रत्येक जो अंडक होता है, प्रत्येक अंडक के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं जरा देखिए। मैं एक अंडक यहां बना रहा हूं। 3 भाग में पहला जो ये पार्ट होता है उसका नाम होता है वर्तिकाग्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टिग्मा। नेक्स्ट जो ये गर्दननुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं वर्तिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टाइल। नेक्स्ट ये फूली हुई जो संरचना है उसे कहते हैं अंडाशय। इंग्लिश में इसको कहते हैं ओवरी। तो एक अंडक के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र का कार्य होता है परागण क्रिया के दौरान परागकण को धारण करना। तो परागकणों को धारण करता है कौन, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट वर्तिका का कार्य क्या होता है कि परागकण के द्वारा जो पराग नलिका बनाई जाती है तो उसको रास्ता या पथ प्रदान करता है वर्तिका। नेक्स्ट तीसरा है अंडाशय। अंडाशय जायांग या अंडक की आधारीय फूली हुई संरचना होती है, और इस फूली हुई संरचना के अंदर एक या एक से अधिक छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। ध्यान समझना बेटा, यहीं से एक नया टॉपिक शुरू होगा। अंडाशय जो कि जायांग का या अंडक का आधारीय फूला हुआ भाग होता है जिसके अंदर एक या एक से अधिक छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहा जाता है बीजांड, या उसका दूसरा नाम होता है गुरु बीजाणु धानी। बीजांड को इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल। गुरु बीजाणु धानी को इंग्लिश में बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। अब ध्यान से सुनना बेटा कि अगर मान लो अंडाशय के अंदर केवल एक बीजांड पाया जाता है तो इसके उदाहरण है गेहूं, धान, आम। लेकिन यदि अंडाशय के अंदर एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं तो उसके उदाहरण है पपीता, तरबूज और आर्किड। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में अंडक के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं।
एक चीज और सुनिए बेटा, अभी आपको बताया गया था कि अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। एक बार देख लीजिए कि अगर एक होगा तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, ये बीजांड कुछ इस तरीके से, लेकिन अगर एक से अधिक हुआ तो जरा देखना यहां पर, कुछ इस तरह की संरचनाएं हो सकती हैं जहां पर एक से ज्यादा भी क्या पाए जा सकते हैं, बीजांड पाए जा सकते हैं। तो एक अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक बीजांड भी हो सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और सीख लीजिए बेटा कि जब इस स्त्री केसर का विकास होता है तो अंडाशय की जो गुहा होती है उस गुहा का नाम होता है गर्भाशयी गुहा। इसी गर्भाशय गुहा के अंदर एक संरचना पाई जाती है जो नीचे सिरे की तरफ होती है। इस सिरे को बोला जाता है अपरा, अपरा इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। और इसी अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा ही ये एक या एक से अधिक बीजांडों का निर्माण किया जाता है, यानी कि अपरा के द्वारा ही बीजांडों की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से आपने अभी के लिए जो टॉपिक सीखा है वो सीखा है अंडक, स्त्री केसर या गुरु बीजाणु पर्ण के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो टॉपिक ये है। अब हमको जो टॉपिक करना है वो करना है कि अंडाशय के अंदर जो बीजांड या गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है उनकी संरचना कैसी होती है। तो अगला टॉपिक है बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। देखिए जरा, तो नेक्स्ट अगला टॉपिक है जिसका नाम है बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। यहां पर मैंने दो तरह के बीजांड बना रखे हैं, जिसमें एक बीजांड है जिसका नाम है प्रतीप बीजांड जो एनसीईआरटी की किताब में दे रखा है। दूसरा मैंने आपको बना रखा है ऋजु बीजांड, बस थोड़ा सा समझाने के लिए बनाया है, बाकी आपको तो यही समझना है प्रतीप बीजांड। देखिए बेटा कि बीजांड जो कि आवृतबीजी पादपों की एक जटिल संरचना होती है, आवृतबीजी पादपों की एक जटिल संरचना होती है जिसका जो मुख्य भाग बना होता है वो मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है, जिसे कहा जाता है बीजांड काय। बीजांड काय इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूसीलस। क्लियर? तो मृदुत की कोशिका का बना होता है जिसका जो मुख्य भाग है उसको हम कह रहे हैं, यहां पर नाम दे रहे हैं बीजांड काय। नेक्स्ट, ये जो बीजांड काय होता है वो एक स्तरीय या द्विस्तरीय आवरण से ढका रहता है जिसे कहा जाता है अध्यावरण। तो ये जरा देखिए, एक और एक दो, ये दो अध्यावरणों से ढका रहता है। क्लियर? बाहरी जो अध्यावरण है, बाह्य आवरण को कहा जाता है बाहरी अध्यावरण, और जो आंतरिक आवरण है उसे कहा जाता है आंतरिक अध्यावरण। नेक्स्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीगुमेंट। अब ध्यान से सुनना बेटा कि अगर किसी पौधे में दोनों आवरण पाए जाते हैं तो उसे बोला जाता है द्विअध्यावरणी बीजांड, द्विअध्यावरणी। और अगर केवल एक अध्यावरण पाया जाता है तो उसे बोला जाता है एक अध्यावरणी। और कोई कोई पौधा तो ऐसा होता है जिसमें अध्यावरण बीजांड के ऊपर होते भी नहीं है तो उसे बोला जाता है अध्यावरणी बीजांड। क्लियर बेटा? अब ये भी जानिए कि ये द्विअध्यावरण और एक अध्यावरण जो है वो पुष्पी पौधे यानी आवृतबीजी पौधे द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में किस में पाए जाते हैं? तो एक अध्यावरणी जो बीजांड पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं द्विबीजपत्री पौधों में, जबकि द्विअध्यावरणी जो बीजांड पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एक बीजपत्री पौधों में, एक बीजपत्री पौधों में। तो आपने अभी तक क्या क्या मैंने आपको सिखाया है वो सिखाया है कि आवृतबीजी पौधों में बीजांड एक जटिल संरचना होती है जिसका मुख्य भाग बना होता है मृदुत की कोशिकाओं का, जिसे कहा जाता है बीजांड काय।
बीजांड काय जो होता है वो एक या द्विस्तरीय आवरण से ढका होता है जिसे कहा जाता है अध्यावरण। बाहर के आवरण को बोलते हैं बाहरी अध्यावरण और अंदर के आवरण को बोलते हैं आंतरिक अध्यावरण। जिन पौधों में दोनों पाए जाते हैं उसे अध्यावरण को बोलते हैं द्विअध्यावरणी, जिनमें एक ही पाया जाता है उसे बोलते हैं एक अध्यावरणी। कुछ कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके आवरण में, जिनके बीजांड में केवल एक आवरण है तो एक अध्यावरणी, अगर नहीं है तो उसे अध्यावरणी बीजांड बोला जाता है। नेक्स्ट, एक अध्यावरणी जो बीजांड है वो द्विबीजपत्री पौधों में और द्विअध्यावरणी जो बीजांड है वो एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीखिए कि बीजांड काय का वैसे तो अधिकांश भाग अध्यावरण से घिरा रहता है, लेकिन ये अध्यावरण जो है बीजांड काय को पूर्ण रूप से नहीं ढक पाते हैं। एक सिरे से एक नलका समान संरचना बनी हुई होती है और इस खुली हुई संरचना को कहा जाता है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार इंग्लिश में जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइप। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सुनना कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बीजांड काय को चारों ओर से ढकने का कार्य करता है अध्यावरण, लेकिन एक सिरे से नहीं ढक पाता जिस सिरे का नाम है बीजांड द्वार। अब यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सुननी है कि वैसे तो बीजांड काय चारों तरफ पाया जाता है, लेकिन बीजांड द्वार की तरफ बीजांड काय नहीं होता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कैरियोफिल्लेसी कुल के पौधों में, कैरियोफिल्लेसी कुल के पौधों में जो ये बीजांड काय होता है वो बीजांड काय जो है वो आंतरिक अध्यावरण से भी बाहर आ जाता है। आंतरिक अध्यावरण से बाहर आ जाता है। ऐसे ही एक कुल के पौधे हैं जिनका नाम है यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी कुल के पौधों में भी जो बीजांड काय होता है वो बीजांड काय आंतरिक अध्यावरण के बाहर की तरफ आ जाता है, तो आंतरिक अध्यावरण से भी बाहर, तो इसका बीजांड का भी कहा जाता है बाहर। दोबारा से इस चीज को सीखिए, मैंने ये बताया है कि नॉर्मली जो बीजांड काय होता है वो बीजांड काय जो होता है वो आंतरिक अध्यावरण के अंदर की तरफ ही होता है, लेकिन कुछ पौधे जैसे कि कैरियोफिल्लेसी कुल के पौधे और यूफोरबिएसी कुल के पौधों में जो बीजांड काय होता है वो बीजांड द्वार से भी बाहर की तरफ आ जाता है। नेक्स्ट, अगली चीज सीखिए, जैसे आपको बताया कि अध्यावरण जो है वो बीजांड काय को चारों तरफ से घेर कर रखते हैं, तो ये जो बीजांड द्वार वाला सिरा होता है ये शीर्षस्थ सिरा होता है, शीर्षस्थ सिरा। नेक्स्ट, बीजांड काय का जो आधारीय सिरा होता है उस आधारीय सिरे को कहा जाता है निभाग चैलेजा। क्लियर बेटा? और इस निभाग के द्वारा ही ये बीजांड के अध्यावरण बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये निभाग के द्वारा ही इन अध्यावरणों का निर्माण किया जाता है। तो यहां तक आपने टॉपिक सीखा, नहीं सब आगे सीखना, और आगे सीखने के लिए मुझे इस ऋजु बीजांड की थोड़ी सहायता लेनी पड़ेगी। तो देखो बेटा कि ये जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय से जुड़े हुए होते हैं। आप जरा देखिए, ये अंदर जो संरचना है ये पूरी संरचना का नाम बीजांड है। नेक्स्ट, नीचे की तरफ जो संरचना बनी हुई है उसका नाम है अंडाशय। ध्यान सीखना बेटा, ये जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय की भित्ति से एक वृंतनुमा संरचना के माध्यम से जुड़े होते हैं, एक वृंतनुमा संरचना के माध्यम से, और इस वृंतनुमा संरचना को कहते हैं बीजांड वृंत। इस प्रति बीजांड में जो आप ये लंबी से स्ट्रक्चर देख रहे हो इसी स्ट्रक्चर का नाम है बीजांड वृंत। क्लियर बेटा? तो इसका मतलब है नीचे की तरफ यहां से अंडाशय से ये जुड़ा हुआ है बीजांड वृंत, ये अंडाशय से जुड़ा हुआ। तो बीजांड वृंत का वो हिस्सा जो अंडाशय से जुड़ा हुआ है, अंडाशय से जुड़ा हुआ है, इसका नाम है बीजांडासन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। और वैसे ही बीजांड वृंत का वो हिस्सा जिसने बीजांड को जोड़कर रखा हुआ है उसका नाम होता है नाभिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइलम। तो वैसे ही यहां भी आप देख सकते हो ये बीजांड वृंत का यहां वाला जो हिस्सा होगा, यहां वाला हिस्सा जो कि अंडाशय से जुड़ा हुआ है उसका नाम होगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट, उसके बाद ऊपर वाला बीजांड वृंत का वो हिस्सा जिसने बीजांड को घेर कर रखा हुआ है, तो इस वाले का जो नाम होगा, इस वाले का नाम होगा हाइलम, यानी कि नाभिका।
क्लियर, ये भी आपका टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा आगे देखिए कि आप देख रहे हो तो बीजांड के अंदर एक बड़ी कोशिका पाई जाती है, जिस बड़ी कोशिका का नाम होता है भ्रूण कोश। अब बेटा ध्यान से चीज सीखना कि आगे चल के इस टॉपिक के बाद जब मैं आपको टॉपिक ये करवाऊंगा मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, तो मादा युग्मकोद्भिद का ही दूसरा नाम होता है भ्रूण कोश। तो इस भ्रूण कोश का निर्माण जो होता है वो बीजांड काय की किसी एक कोशिका के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि इस भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है। पर अभी के लिए ये देखो कि बीजांड के अंदर एक बड़ी कोशिका पाई जाती है जिसे भ्रूण कोश कहा जाता है, जो कि एक 7 कोश की है और 8 केंद्र की है संरचना होती है। क्लियर बेटा, 7 कोश की है और 8 केंद्र की है संरचना होती है। अब यहां पर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और सीख लीजिए। आप जो ये वर्ड देख रहे हो नाभिका, तो इसमें क्या बताया था, बीजांड ग्रंथ का वो हिस्सा जिसने बीजांड को जोड़े हुए रखा है उसे कहते हैं हाइलम या नाभिका। यहीं पर कुछ उभारनुमा संरचना पाई जाती है, उभारनुमा संरचना, जिसे कहा जाता है रेफी, RAPHE, रेफी। तो इसमें जो रेफी है वो यहां है, ये है रेफी। क्लियर, ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया। नया सब कुछ और चीज देखिए, देखना बेटा, जैसे कि आप ये रेड कलर की जो साइन देख रहे हो, इसका नाम, वैसे बीजांड में हमको इसकी जरूरत है नहीं, पर इसको कहते हैं संवहन ऊतक। जैसे कि जाइलम फ्लोएम जा रहे हो अंदर की तरफ। नहीं, जरा देखना बेटा कि बीजांड में भ्रूण कोश और जो ये बीजांड व्रंत होता है, बीजांड में भ्रूण कोश और बीजांड व्रंत के बीच में बीजांड काय की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से थोड़ी डिफरेंट होती हैं और उन कोशिकाओं को बोला जाता है हाइपोस्टेस। और ये जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं इस भ्रूण कोश की वृद्धि बीजांड व्रंत की ओर होने से रोकती हैं। दोबारा फिर सीख लीजिए कि बीजांड व्रंत और भ्रूण कोश के बीच में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो अन्य कोशिकाओं से डिफरेंट होती हैं, जिन कोशिकाओं को बोला जाता है हाइपोस्टेस। और ये कोशिकाएं जो होती हैं भ्रूण कोश की वृद्धि को रोकती हैं कि कहीं ये वृद्धि कर कर बीजांड व्रंत की ओर ना आ जाए। इसके अलावा एक छोटा टॉपिक और है कि किसी किसी भ्रूण कोश में या किसी किसी बीजांड में जो है, कई बार बीजांड काय की जो कोशिकाएं बाहर की तरफ प्याले नुमा एक संरचना बना लेती हैं और प्याले नुमा संरचना को बोला जाता है एपिस्टेस। तो आपने 2 वर्ड और सीखे, हाइपोस्टेस और एपिस्टेस। और इस तरीके से आपके बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना कंप्लीट हुई। मैं एक बार जल्दी जल्दी आपके लिए रिवीजन कर देता हूं, जल्दी जल्दी सुन लीजिए कि बीजांड आवृतबीजी पौधों की एक जटिल संरचना होती है जिसका मुख्य भाग मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है, जिसे बीजांड काय कहा जाता है। बीजांड काय को चारों ओर से एक आवरण घेर कर रखता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। ये बाहरी और आंतरिक अध्यावरण के रूप में हो सकता है। अगर किसी पौधे में दोनों हैं तो उसे बोला जाता है द्विअध्यावरणी, जो कि पाए जाते हैं एक बीजपत्री पौधों में। अगर केवल एक ही अध्यावरण पाया जाता है तो उसे कहते हैं एक अध्यावरणी, जो पाया जाता है द्विबीजपत्री पौधों में। इसके अलावा कुछ पौधों में अध्यावरण होते ही नहीं है, तब उसे बोला जाता है अध्यावरणी। साथ ही साथ आपको बताया गया कुछ चीजें ये कि ये जो आपका बीजांड काय होता है वो आंतरिक अध्यावरण के अंदर ही होता है, लेकिन कुछ पौधे कैरियोफिलेसी कुल के पौधे और यूफेरवेसी कुल के पौधों में बीजांड काय जो होता है वो आंतरिक अध्यावरण से बाहर तक आ जाता है। क्लियर। फिर इसके बाद आपको बताया था कि जैसे कि बीजांड द्वार जो होता है वो इस बीजांड का शीर्षस्थ सिरा होता है और इस बीजांड द्वार का जो आधारीय सिरा होता है, आधारीय सिरा, उस आधारीय सिरे को कहा जाता है निभा, यानी कि चला जा। फिर उसके बाद आपको बताया कि बीजांड और अंडाशय की जो भित्तियां आपस में जुड़ी होती हैं वो एक संरचना से जुड़ी होती है जिसका नाम होता है बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत का वो हिस्सा जो अंडाशय को जोड़कर रखा है उसको कहते हैं बीजांडासन, यानी कि प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। और बीजांड व्रंत का वो हिस्सा जो कि बीजांड को जोड़कर रखा हुआ है उसे कहते हैं नाभिका, यानी कि हाइलम। साथ ही साथ ये भी बताया कि नाभिका के पास में ही फूली हुई संरचना पाई जाती है, उभारनुमा संरचना, जिसे कहा जाता है रेफी। क्लियर बेटा, ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हुए। उसके बाद लास्ट मैंने बताया था कि बीजांड के अंदर एक बड़ी कोशिका पाई जाती है जिसे कहा जाता है
भ्रूण कोश जो बीजांड काय की ही किसी कोशिका से बनती है, जो कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना होती है। इसके साथ छोटे छोटे टॉपिक्स और करवाए कि भ्रूण कोश और बीजांड ग्रंथ के बीच में एक विशिष्ट कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे कहा जाता है हाइपोस्टेस, जो कि भ्रूण कोश को बीजांड ग्रंथ की ओर वृद्धि करने से रोकती है। साथ ही साथ एक लास्ट चीज और बताई कि बीजांड काय की कोशिकाएं कई बार बाहर की तरफ प्याले नुमा एक संरचना बना लेती हैं जिसे कहा जाता है एपिस्टेस। तो इस तरीके से आपने आज एक टॉपिक सीखा जिसका नाम है बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। तो इस तरीके से ये टॉपिक हुआ आपका कंप्लीट। थैंक यू।